हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ू यंग ने सील फ्रेगमेंट्स के टुकड़ों से बने हुए उस कंपास की मदद से रोड टू द इमॉर्टल रियलम के रास्ते को दोबारा रीशेप देने लगा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां रोड टू द इमॉर्टल रियलम का रास्ता पूरी तरह से बन गया था। उसी के साथ साथ अपर रियलम में जाने से रुकने के लिए लगी हुई सील भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ये सब देखकर रिंजू हैरान होते हुए कहती है, क्या यही इमॉर्टल रियलम का वो रास्ता है जिसके बारे में अभी तक सभी इमॉर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स ड्रीम देख रहे थे। और तभी देखते ही देखते वो सील पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसके बाद इमॉर्टल रियलम का रास्ता वहाँ पे साफ साफ दिखने लगा था। जो देखकर फैंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, फाइनली अब मैं भी ऊपर रियलम में जा पाऊंगा। और ये कहकर वो एंसेस्टर ज़ू की तारीफ करते हुए कहता है, मास्टर जैसा कि मैंने सोचा था, आप वाकई बहुत ज्यादा औसम हो। आपके सभी डिसेबल्स को आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है। वहीं वो इमॉर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स भी इमॉर्टल रियलम के रास्ते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। और वो सभी खुश होते हुए कहते हैं, फाइनली अब हम लोग वापस अपने घर जा पाएंगे। एंसेस्टर ज़ू को फॉलो करना वाकई हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित हुआ। पर इन सबसे अलग हाउजियान उस इमॉर्टल रियलम के रास्ते को बहुत ही गौर से देख रहा था। और वो उस रास्ते को काफी गौर से देखकर सोचते हुए खुद से ही कहता है कि ये तो बहुत ही अजीब बात है, इमॉर्टल रियलम का रास्ता हमारे इतनी ज्यादा क्लोज है, फिर भी इसे कोई थंडरबोल्ट क्यों नहीं हो रही। और ये सब सोचकर हाउजियान खुद उस इमॉर्टल रियलम की तरफ बढ़ गया था, उसके पास जाकर उसे अच्छी तरह से चेक करने के लिए। लेकिन वो उस इमॉर्टल रियलम के रास्ते के करीब ही जा पाता उससे पहले ही एक ट्रांसपेरेंट बैरियर ने हाउजियान का रास्ता रोक लिया था। जो देखकर हाउजियान भी अपनी फुल पावर का यूज करके उस ट्रांसपेरेंट बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस इमॉर्टल रियलम के रास्ते से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जो सीधी आकर हाउजियान को हिट कर गई थी। और उसके इम्पैक्ट की वजह से हाउजियान उड़ता हुआ सीधा नीचे आ गिरा था। इवन वो एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जहाँ पे हाउजियान गिरा था वहाँ की जमीन में भी एक खड्डा हो गया था। और ये सब देखकर हाउजियान खुद भी शौक होते हुए कहता है कि मेरी अभी की पावर किसी इमॉर्टल कल्टीवेटर से भी कहीं ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इमॉर्टल रियलम के इस बैरियर को नहीं तोड़ पाया। और ये कहकर हाउजियान सीरियस होते हुए खुद से ही कहता है, तो क्या ये है इमॉर्टैलिटी की पावर? ऐसे महसूस करके तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस पावर के आसपास भी नहीं हूँ। जिस पे ह्यू बूफेन उससे कहता है, ऑफ कोर्स इस बैरियर को तोड़ के इमॉर्टल रियलम में जा पाना किसी के लिए भी इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। इवन 5th ग्रेड के इमॉर्टल कल्टीवेटर्स भी इस बैरियर को इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाते। उनकी पावर्स भी इस इमॉर्टैलिटी पावर के सामने पूरी तरह से सप्रेस हो जाती हैं। जिस पे फैंग कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर हम लोग अपर रियलम में जाएंगे कैसे? जिस पे बूफेन फैंग को बताता है कि ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स को खुद हाई लेवल की कल्टीवेशन करनी होती है ताकि वो खुद से इमॉर्टल रियलम की इस बैरियर को ओपन कर सके। और ऐसा करने के लिए उन्हें 3 बार लगातार थंडरबोल्ट की पावर को अपने ऊपर झेलना होता है, जिसे ट्राइबुलेशन भी कहा जाता है। और अगर कोई इस ट्राइबुलेशन को पूरा कर लेता है तो वो एक इमॉर्टल बन जाता है। और उसी के साथ साथ उसके लिए इमॉर्टल रियलम का रास्ता भी खुल जाता है। पर क्योंकि पहले अपर रियलम में जाने का रास्ता डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो इसलिए हमारे इस इमॉर्टल रियलम का कनेक्शन भी अपर रियलम से टूट चुका है। पहले तो कोई भी उस ट्राइबुलेशन को पूरा करके आसानी से अपर रियलम में जा सकता था, पर अब क्योंकि हमारा कनेक्शन अपर रियलम से टूट चुका है, तो हमें इस बड़े से यूनिवर्स में अपर रियलम को ढूंढने के लिए स्टार मैप की जरूरत होगी। उसके बाद ही हम अपर रियलम में जा पाएंगे। बूफेन की ये बात सुनकर ज़ू यंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से उसे बाहर निकालो। जिस पे बूफेन कहता है क्या? जिस पे ज़ू यंग दोबारा कोल्ड टोन में कहता है स्टार मैप और क्या? जिस पे ह्यू बूफेन हड़बड़ाते हुए कहता है, मैं वो अचानक ही इस इमॉर्टल रियलम में आ गया था, तो इस सब में मुझे उस स्टार मैप को उठाने का मौका ही नहीं मिला। बूफेन की ये बात सुनकर ज़ू यंग उसे एक कोल्ड लुक देता है, जो देखकर बूफेन डरते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर प्लीज तुम गुस्सा मत हो, यहाँ पे इतने सारे इमॉर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स मौजूद है, इनमें से किसी न किसी के पास वो स्टार मैप जरूर होगा। और ये कहकर बूफेन उन सभी इमॉर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स से कहता है, तुम में से जिस किसी के पास भी वो स्टार मैप मौजूद है, जल्दी से उसे हमारे हवाले कर दो। बूफेन की ये बात सुनकर वो सभी इमॉर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स भी एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि क्या तुम उस स्टार मैप को अपने साथ उठा लाए थे? लेकिन उन सभी का एक ही जवाब था कि हमें अचानक इस इमॉर्टल रियलम में भेज दिया गया था, इसलिए हमें अपने साथ कुछ भी लाने का मौका नहीं मिला। उन सभी की ये बातें सुनकर बूफेन उन सभी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, तुम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अपने साथ ले आना कैसे भूल गए? बूफेन को गुस्से में देखकर वो बेचारे सभी इमॉर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स दोबारा एक दूसरे से उसी स्टार मैप के बारे में पूछने लगे थे। पर इन सबसे अलग ज़ू यंग की नजर लियू जियन के ऊपर पड़ती है, जो इमॉर्टल रियलम के उस रास्ते को काफी गौर से देख रहा था। ज़ू यंग उसको देखते हुए उसका नाम लेकर वहाँ से जाने लगता है। और एंसेस्टर ज़ू से अपना नाम सुनकर लियू जियन कहता है, मेरे पास वो स्टार मैप नहीं है। जिस पे ज़ू यंग वहाँ से जाते हुए लियू जियन से कहता है, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, इन 3 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें वो स्टार मैप ढूंढ कर मेरे पास लाना होगा। जिस पे लियू जियन कहता है, क्या सिर्फ 3 दिन? लियू जियन की ये बात सुनकर ज़ू यंग उसे एक और लुक देता है, जो देखकर बेचारे लियू जियन की हवा ही टाइट हो गई थी। और वो डरते हुए कहता है, ओके ओके, मैं अभी उस स्टार मैप को ढूंढने के लिए जाता हूँ। और ये कहकर लियू जियन उस स्टार मैप को ढूंढने के लिए वहाँ से चला गया था। उसके बाद हमें टियालेन सेट के मेन हाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ू यंग किसी बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। और तभी लियू जियन भी वहाँ पे खाली हाथ आने लगता है, जो देखकर रिंजुई उससे कहती है, तुम्हारे हाथ में वो स्टार मैप नहीं दिख रहा, क्या तुम उस स्टार मैप के बगैर ही वापस आ गए हो? लेकिन लियू जियन रिंजुई को कोई भी जवाब नहीं देता और वो सीधा एंसेस्टर ज़ू के पास आकर उन्हें ग्रीट करता है, जो देखकर एंसेस्टर ज़ू रिंजुई से कहता है, ये उस स्टार मैप को अपने साथ लेकर आया है। और वो स्टार मैप तो इसके पास पहले से ही मौजूद था, बस इसने सबके सामने नहीं निकाला था। एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर रिंजुई थोड़ा हैरान होते हुए लियू जियन से पूछती है कि अगर तुम्हारे पास वो स्टार मैप पहले से ही मौजूद था तो उस वक्त तुमने सबके सामने
उसे बाहर क्यों नहीं निकाला था। जिस पे लियू जियान एक लंबी सांस छोड़ते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है, एंसेस्टर ज़ू, मैं जानता हूँ कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। और ये कहकर लियू जियान उसी स्टार मैप को बाहर निकालता है, जिसमें स्टार की मदद से अपर रियलम में जाने तक का मैप बना हुआ था। जो देखकर इंजुई कहती है, ओ तो ये है अपर रियलम का मैप। पर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, इस अपर रियलम की बाउंड्री इतनी ज्यादा छोटी क्यों है। जिस पे ज़ू यंग अपनी चाय पीते हुए कहता है कि ये अपर रियलम की बाउंड्री नहीं है, ये लियू जियान के होम टाउन की बाउंड्री है। जिस पे इंजुई शौक होते हुए कहती है, क्या इसका कोई अलग से होम टाउन है? पर आपने तो हमें बताया था कि ये भी अपर रियलम के एक चोर है। वहीं एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर लियू जियान को एक बार फिर से झटका लगता है और वो थोड़ा हैरान होते हुए एंसेस्टर ज़ू से पूछता है कि आपको मेरे होम टाउन के बारे में कैसे पता चला। जिस पे एंसेस्टर ज़ू उसे बताता है कि जब मोटर रियलम का रास्ता ओपन हुआ था तो तुम जिस तरह से उन स्टार्स को देख रहे थे, उसी वक्त मुझे तुम्हारे होम टाउन के बारे में पता लग गया था। एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर लियू जियान कहता है, मैं भी कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ, मैं ये बात पूछ भी किससे रहा हूँ जिससे आज तक कोई भी बात नहीं छुप पाई। और ये कहकर लियू जियान एंसेस्टर ज़ू से कहता है, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये स्टार मैप मेरे होम टाउन लियू यू का है। और अगर हम लोग इस मैप की मदद से हम लोग मेरे होम टाउन लियू यू तक पहुँच गए तो उसके बाद आगे अपर रियलम तक का रास्ता मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। जिस पे इंजुई उसे कहती है, लियू जियान वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने ये स्टार मैप उस टाइम सबके सामने बाहर क्यों नहीं निकाला था? क्या तुम अपने स्टार मैप की मदद से सीक्रेटली अकेले ही अपने होम टाउन की तरफ जाना चाहते थे? जिस पे लियू जियान स्माइल करते हुए कहते हैं, सीनियर सिस्टर इंजुई, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मुझे दूसरों के सामने शो ऑफ करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, इसलिए तो मैं ये मैप अकेले में एंसेस्टर ज़ू को दे रहा हूँ। और वैसे भी स्टार मैप सिर्फ मेरे होम टाउन तक जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि इसकी मदद से एंसेस्टर ज़ू हम सभी को लेकर अपर रियलम में भी जा सकते हैं, इसलिए तो मैं आज ये मैप लेकर एंसेस्टर ज़ू के पास आ गया। लियू जियान की ये सारी बातें सुनकर इंजुई भी उससे कोल्ड टोन में कहती है, क्या तुम्हारे लिए बेहतर ये नहीं है कि तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे माइंड में आखिर क्या चल रहा है? जिस पे लियू जियान एक बार फिर से स्माइल करते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर, अब मैं भी टियालेन सेट का एक डिसाइबल हूँ, तो इसलिए टियालेन सेट का डिसाइबल होने के नाते हमेशा मैं अपने सेट के बारे में अच्छा ही सोचता हूँ। लियू जियान की ये बात सुनकर एंसेस्टर ज़ू अपना चाय का कप टेबल पे रखते हुए उससे कहता है, लियू जियान अब चुपचाप बता दो कि तुम क्या चाहते हो। जिस पे लियू जियान थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहता है, क्या मैं क्या चाहता हूँ? और ये कहकर वो खुद ही स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, मैंने अब तक अपर रियलम के हर छोटे बड़े क्लैन में चोरी की है, पर अब तक मैं डी जियान के उस सीक्रेट टायर को नहीं चुरा पाया, इसलिए अगर आप मुझे कुछ रिवॉर्ड के तौर पर देना ही चाहते हैं तो आप मुझे उसका वो सीक्रेट टायर दे दें, या फिर मैं आपको अपर रियलम में जाकर बताऊंगा कि मुझे आपसे क्या चाहिए। वहाँ पे एक दो चीजें ऐसी हैं जो आप मुझे ग्रेट गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। यहाँ पे लियू जियान साफ साफ झूठ बोल रहा था, असल में तो एंसेस्टर ज़ू से कुछ और ही कहना चाहता था, पर अभी वो एंसेस्टर ज़ू को इस बारे में बता नहीं रहा था और इस बात का एहसास एंसेस्टर ज़ू को भी हो गया था, इसलिए वो लियू जियान से कहता है कि अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, भूल जाओ, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर लियू जियान भी चैन की सांस लेता है, जो देखकर एंसेस्टर ज़ू उससे कहता है, पर अभी तक तुमने मुझे एक और चीज नहीं दी। जिस पे लियू जियान कहता है, आप बस हुक्म कीजिए, आप जो भी चाहते हैं मैं अभी उसी वक्त आपके लिए ले आऊंगा। जिस पे एंसेस्टर ज़ू उससे कहता है कि वो चीज जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है, थंडरबोल्ट स्टोन। थंडर स्टोन का नाम सुनकर लियू जियान को भी एक झटका लगता है। अगले सीन में हम कुछ इमोर्टल कल्टिवेटर्स को देखते हैं जो इमोर्टल रियलम के उस रास्ते को ओपन करने के लिए अपनी ट्रिपुलेशन को पूरा कर रहे थे, और अब तक उन लोगों ने किसी तरह से 2 थंडरबोल्ट के झटकों को बर्दाश्त कर लिया था, पर दूसरे झटके में उन सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जो देखकर उन्हें इमोर्टल कल्टिवेटर्स का लीडर अपने साथियों से कहता है कि अब बस हम लोगों को सिर्फ एक और थंडरबोल्ट के झटके को सहना है, उसके बाद हमारे लिए इमोर्टल रियलम का रास्ता खुल जाएगा, जिसके बाद हम सभी लोग वापस अपने अपने घर जा पाएंगे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग हार मत मानना, क्योंकि इतने सालों तक लगातार प्रैक्टिस हम लोगों ने आज के दिन के लिए ही की थी। पर अभी वो इमोर्टल कल्टिवेटर ये सब कह ही रहा था कि तभी थर्ड थंडरबोल्ट के झटके का भी टाइम हो गया था, और अब की बार जैसे ही थर्ड थंडरबोल्ट उनके ऊपर आके गिरती है तो उनमें से एक इमोर्टल कल्टिवेटर तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जैसे ही थंडरबोल्ट का वो झटका उसे लगता है तो वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था, जो देखकर उन्हें इमोर्टल कल्टिवेटर्स का लीडर भी शौक होते हुए कहता है कि अचानक से इस थंडर की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, मुझे तो ये थंडर लग ही नहीं रही, मुझे तो ये कोई और ही चीज लग रही है। और अभी वो लीडर ये सब कह ही रहा था कि तभी देखते ही देखते एक एक करके उसके सारे साथी भी उस थंडर की चपेट में आते हुए वहीं पे गिरकर बेहोश हो गए थे। पर वो लीडर खुद अभी भी हार नहीं मान रहा था, और वो खुद से ही गुस्से से कहता है कि मैंने इतने सालों तक बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस की है, इसलिए अब मुझे अपर रियलम में जाने से ये मामूली सी थंडर नहीं रोक सकती, अच्छा यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे अपनी ट्रिपुलेशन को पूरा करके रहूंगा। पर अब उस लीडर की चारों तरफ लगी हुई शील्ड में भी धीरे धीरे क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, पर वो अभी भी हार नहीं मान रहा था, और वो खुद से बस यही कह रहा था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं कामयाब होके रहूंगा। देखा दोस्तों, जब आपने किसी काम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की होती है तो आप आखिरी पल तक भी हार नहीं मानते। खैर उस लीडर की शील्ड डिस्ट्रॉय होती उससे पहले ही वो थंडरबोल्ट अचानक ही वहाँ से गायब होने लगी थी। ये देखकर वो लीडर भी हैरान होते हुए कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, और तभी उस लीडर की नजर वहाँ पे एक फ्लाइंग बोट के ऊपर पड़ती है जहाँ उस थंडरबोल्ट की सारी पावर उसी तरफ जा रही थी। ये देखकर वो लीडर और भी ज्यादा हैरान हो गया था, और वो हैरान होते हुए खुद से ही कहता है कि मेरी इस 3 थंडर ट्रिपुलेशन में हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, और अगर वो थंडर लाइटिंग ऐसे ही थोड़ी देर और मुझ पे गिरती रहती तो मैं यहीं पे मारा जाता। पर ये तो उस थंडर पावर को रोक नहीं रहा, बल्कि ये तो उस थंडर की पावर को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर रहा है, और असल में एंसेस्टर ज़ू ही उस थंडर की पावर को अब्जॉर्ब कर रहा था उस थंडरबोल्ट स्टोन की मदद से।
और उस थंडरस्टोन को देखते हुए लियू जियान कहता है कि इस तरह के थंडरस्टोन को ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये थंडरस्टोन खुद ही बनते हैं और इनको भी बनने में हजारों साल लगते हैं, क्योंकि ये प्योर हेवन एंड अर्थ की हजारों सालों तक थंडर पावर को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद ही इस तरह के एक थंडरस्टोन रिफाइन हो पाता है। इसलिए इस थंडरस्टोन की वैल्यू किसी एक बड़े क्लैन की प्रॉपर्टी से भी कहीं ज्यादा है, जिस पे एंसेस्टर ज़ू कहता है नाइस, ये इतना बुरा भी नहीं है। और तभी ज़ू यंग कोर लुक से आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम छुप कर यहाँ पे हमारे लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो। एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर वो बन्नी करो भी ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए एंसेस्टर ज़ू से पूछता है कि एंसेस्टर आप ऊपर आसमान में किसको ब्लेम कर रहे हैं, जिस पे एंसेस्टर ज़ू अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए कहता है कि अब छुपना बंद करो और चुपचाप जल्दी से सामने आ जाओ। और एंसेस्टर ज़ू की स्पिरिचुअल पावर की वजह से ऊपर आसमान में छुपा हुआ वो पर्सन भी नीचे आ गिरा था। और ये सब देखकर उस पर्सन को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसे इतनी आसानी से ढूंढ लिया है। और ये सब देखकर वो इमोर्टल कल्टीवेटर भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो भी हैरान होते हुए कहता कि आखिर ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है और इस तरह से कोई थंडर क्लाउड में कैसे छुप सकता है। उस ओल्ड मैन को देखकर रिनजुई उससे कहती है नाइस नाइस, तो वो तुम ही हो जो अब तक लोगों को धोखा देते हुए उनकी ट्रिब्यूलेशन को पूरा नहीं होने दे रहे थे। तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमेशा से इस तरह से छुपे रहोगे। वहीं उस ओल्ड मैन को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसकी माइंड पावर और थंडर पावर को ब्रेक करके उसे यहाँ नीचे लाकर पटक दिया है। और ये कहकर वो ओल्ड मैन उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि तुम सभी लोग वाकई बहुत ज्यादा बहादुर हो, जो तुम लोग मोटर रियलम में होते हुए भी अपर रियलम के सबसे पावरफुल क्लैन थंडर क्लाउड क्लैन के साथ पंगा ले रहे हो। और अभी वो ओल्ड मैन ये सब कह ही रहा था कि तभी ज़ू यंग ने एक बार फिर से अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस ओल्ड मैन की बॉडी से एक स्टोन को बाहर निकाल लिया था, जो देखकर रिनजुई एंसेस्टर ज़ू से पूछती है कि आखिर ये किस तरह का स्टोन है जो इस ओल्ड मैन ने अपनी बॉडी के अंदर छुपा रखा था। वहीं लियू जियान उस स्टोन को देखकर हैरान होते हुए कहता है ये तो ब्लड एंड थंडर स्टोन है, जिस पे एंसेस्टर ज़ू कहता है हाँ बिल्कुल, और ये इसी स्टोन का यूज करके तो अपनी लाइफ को बढ़ा रहा था। ये ट्रिब्यूलेशन के लिए आने वाली सभी कल्टीवेटर्स की पावर को रिफाइन करके अपने इस ब्लड एंड थंडर स्टोन में अब्सॉर्ब कर लेता था ताकि ये उसकी मदद से अपनी लाइफ को बढ़ा सके। ये सुनकर लियू जियान कहता है वो तो इसने इस तरह से लोगों का खून चूस के इस थंडर ब्लड स्टोन को रिफाइन किया है। वहीं वो इमोर्टल कल्टीवेटर भी उस ओल्ड मैन के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहता है तो तुम थे वो जो हमारे इतने सालों की मेहनत को एक ही झटके में बर्बाद कर देते थे। तुम कितने ज्यादा घटिया हो जो तुमने सिर्फ अपनी लाइफ बढ़ाने के लिए न जाने कितने ही लोगों को मारा है। जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है, वो सभी लोग खुद ही थंडर बोल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, और अगर मैंने उन लोगों को मारा भी है तो तुम मेरे थंडर क्लाउड क्लैन को ब्लेम नहीं कर सकते। और वैसे भी अगर उनकी पावर्स को रिफाइन करने के बदले में तुम्हें ब्लड थंडर स्टोन मिले तो तुम क्या मेरे साथ साथ कोई भी ऐसा ही करेगा। और अभी वो ओल्ड मैन ये सब कह ही रहा था कि तभी लियू जियान ने पीछे से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं पे खत्म कर दिया था। और उसी के साथ उस ओल्ड मैन की बॉडी भी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर उसी मोटल कल्टीवेटर को एक बार फिर से झटका लगता है। और वो दोबारा एंसेस्टर ज़ू को देखते हुए कहता है कि आखिर ये लोग हैं कौन। इवन इन लोगों ने अपर रियलम के थंडर क्लाउड क्लैन से भी पंगा ले लिया है, और सिर्फ इतना ही नहीं उनके एक आदमी को भी इतनी बुरी तरह से मार दिया। मुझे लगता है ये पर्सन कहीं से भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।